हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 वीणा का चैप्टर 7 मेरा बचपन। इसकी पूरी व्याख्या आपको आज मैं इस वीडियो में कराऊंगी सभी शब्दों के सरल अर्थ के साथ। पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद और इसे रत्न सागर प्रकाशन से लिया गया है। प्रेमचंद इस पाठ में अपने बचपन को याद करते हुए अपने बचपन की बातें हमें बता रहे हैं कि वो बचपन में क्या क्या करते थे, कौन से खेल उन्हें पसंद थे, कहाँ वो पढ़ने जाते थे, क्या खेलते थे और खेलने के जो खिलौने होते थे उन्हें वो कैसे प्राप्त करते थे, खुद बनाते थे या बाज़ार से लाते थे, तब के खेलों में और आज के खेल में क्या अंतर है। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बचपन की इस पाठ में की है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं वन बाय वन, एक एक शब्द और एक एक वाक्य के साथ। यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। सभी को नहीं भूलती, आप तो फिर भी अभी बचपन के कुछ बचा है आपके पास। हमारा बचपन तो गया, आप भी क्लास 5 में आ गए हैं, लेकिन अपने बचपन की जो यादें होंगी जब आप इस उम्र से और छोटे थे, 6, 7, 8 साल के थे, जब आप 1 में या 2 में पढ़ते थे, तब की यादें आपको होंगी। बहुत अच्छा लगता होगा, तब सब आपको हाथों हाथ रखते होंगे। अभी तो मम्मी कह देती होगी कि बड़े हो गए हो, ये मत करो, वो मत करो, है ना। तो बचपन सभी को बहुत पसंद होता है। बचपन में हमें समझ नहीं होती, इतना अक्ल नहीं होती, तो हम कुछ भी करते हैं, हमें कोई शर्म नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती, किसी का डर नहीं होता है, तो हम कुछ भी करते हैं। कुछ भी करते हैं मतलब हम अपने मन का करते हैं, जो हमें पसंद होता है हम वो करते हैं। वो आनंद हम अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं ले सकते हैं जो हमने बचपन में लिया है। इसलिए हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। अभी भी आपके पास कुछ साल बचे हैं, 1-2 साल आपके पास हैं, आप अपने जीवन को खूब अच्छे से जिए, जैसे आपका मन होता है वो काम करें आप अपने बचपन में। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ कहा है कि हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। मुझे अपने बचपन की यादें भूलती नहीं हैं। वह कच्चा टूटा घर, वह पयाल का बिछौना। उनका घर टूटा होगा, कच्चा होगा। बचपन में वो बहुत गरीबी में पले बड़े हैं प्रेमचंद, वो बहुत गरीब घर से थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है वह कच्चा टूटा घर। तो उनका घर जो था वो कच्चा था और टूटा हुआ था। आगे लिखते हैं वो पयाल का बिछौना। पयाल क्या होता है? पयाल को पराल भी कहा जाता है, और जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, जैसे चावल उगाया जाता है या जौ उगाया जाता है, तो जब वो खेती पक जाती है और उसमें से चावल जौ निकाल लिए जाते हैं, तो उसके बाद जो भूसा बचता है, जो चीज़ पीछे लेफ्ट ओवर होती है, बची हुई चीज़ जो होती है, उसको गांवों में क्या करते हैं लोग, ज़मीन पर उसे बिछा लेते हैं। मिट्टी की ज़मीन है, वहाँ तो फर्श नहीं होते हैं, मिट्टी का घर होता है, तो उसके ऊपर उस पराल को या पयाल को बिछा लिया जाता है। उससे क्या होता है कि फर्श गर्म रहता है, तो लोगों को ठंड नहीं लगती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है वह पयाल का बिछौना, यानी कि वो पराल को बिछा करके उसके ऊपर सोना। बिछौना का मतलब होता है, बिछौना यानी बिस्तर, तो वो पयाल का बिस्तर। वो नंगे बदन का मतलब होता है शरीर, तो नंगे शरीर कहीं भी घूमना। छोटे बच्चे तो कुछ ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, उनको तो कोई शेम होती नहीं है। नंगे पाँव खेतों में घूमना, तो और नंगे पाँव खेतों में घूमना। तो प्रेमचंद ने अपने बचपन की बात बताई है। आप तो उनके बचपन से बहुत साल बाद आए हैं, तो उनके बचपन में भारत में सिर्फ खेती ही जो था वो मुख्य काम होता था, इसलिए उन्होंने कहा कि नंगे पाँव खेतों में घूमना। और वो खुद ग्रामीण संस्कृति से, यानी गांव में रहते थे वो, तो इसलिए उन्होंने नंगे पाँव खेतों में घूमना यहाँ पर लिखा है। आम के पेड़ों पर चढ़ना, अब गांव में रहते थे तो आम के पेड़ भी होंगे वहाँ पर, तो उन पर चढ़ना। सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। लड़कों को खास तौर पर ये चीज़ें पसंद होती हैं, नंगे पाँव खेतों में घूमना, नंगे बदन फिरना, आम के पेड़ पर चढ़ना, पेड़ों से नीचे जंप करना, ये सब बच्चों को पसंद होती है। आगे उन्होंने लिखा, मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गाँव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। तो उनके समय बचपन में स्कूल ना भी जाए अगर बच्चा, तो टीचर के घर भेज देते थे बच्चे को। टीचर्स अपने घर में पढ़ाते थे, 1, 2, 3, 4, 5 तक बच्चों को घर में ही पढ़ा देते थे।
और वो मान्य भी होता था उनका पढ़ना। उसके बाद वो 6 में जा कर के किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेते थे। तो उन्होंने लिखा, मैं अपने चचेरे भाई हलधर, उनके चचेरे भाई का नाम है हलधर, वो अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में, अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते थे। वो चचेरा भाई कौन सा होता है? चाचा का बेटा। चाचा या ताऊ जी के बेटे को चचेरा भाई कहते हैं, ठीक है। बुआ के बेटे को या मामा के बेटे को चचेरा भाई नहीं कहते हैं। बुआ का बेटा फुफेरा भाई होता है और मामा का बेटा ममेरा भाई होता है। चचेरा भाई सिर्फ चाचा और ताऊ के बेटे को कहते हैं। हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। तो वो अपने चाचा के बेटे के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के पास पढ़ने जाते थे। अब मौलवी साहब कौन होते हैं? देखिए, हम लोग बोलते हैं पंडित जी, बोलते हैं ना, जो गुरु जी, पंडित जी, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो मौलवी बोलते हैं, ठीक है। आगे वो लिखते हैं, मेरी उम्र 8 साल थी, हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। अब इनकी उम्र कितने साल की है उस समय? प्रेमचंद की उम्र 8 साल की है और उनके जो चचेरे भाई हलधर हैं वो उनसे 2 साल जेठे, जेठे यानी बड़े थे, यानी वो 10 साल के होंगे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। अच्छा, सुबह सुबह वहाँ पर उनको चाउमीन, बर्गर, मैगी नहीं मिलती थी, उनको मिलता था मटर और जौ का चबेना। चबेना मतलब जिसको चबा के खाया जाता है, जिसमें हमारे दांत भी एक्टिव रहते हैं। पूरा जो जौ, हमारा जबड़ा जो है वो काम करता है सुबह सुबह। ऐसा नाश्ता उनको दिया जाता था पढ़ने जाने से पहले। तो वो मटर खाते थे, सुबह वो मटर खाते थे और जौ को भिगा करके उसको सुबह चबा करके खाते थे। आप क्या खाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लेते होंगे मैगी, है ना, या चाउमीन। चलिए, तो आगे वो लिखते हैं, रामलीला में भी आनंद आता था। अब वो प्रसंग बदल रहे हैं, दूसरी बात पर आ रहे हैं कि उस समय रामलीला होती थी। रामलीला तो खैर अभी भी होती है, बहुत जगहों पर होती है, आप लोगों ने भी रामलीला देखी होगी। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था। तो वो बताते हैं कि उनका घर जहाँ पर था ना, उसके घर से थोड़ी ही दूर पर, थोड़ी का मतलब है कम दूर, ठीक है। थोड़ी के आगे उन्होंने बहुत लगा दिया, मतलब बहुत कम दूरी पर था, बहुत ही पास में था रामलीला का मैदान था जहाँ पर रामलीला हुआ करती थी। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, लीला मतलब रामलीला की बात है ये, लीला यहाँ पर लिखा हुआ है, लीला का मतलब रामलीला। पात्र वो होते हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, कैरेक्टर जो रामलीला में काम कर रहे हैं, उनका रूप रंग भरा जाता था। उनको तैयार भी तो किया जाएगा ना रामलीला के हिसाब से। शाम को अगर रामलीला होनी है तो दोपहर से उनका मेकअप शुरू हो जाता था। तो वही उन्होंने लिखा, जिस घर में रामलीला के पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। वो घर बिल्कुल लगा हुआ घर था, एकदम साथ वाला घर था, जिसमें जो रामलीला के कैरेक्टर्स थे, पात्र थे, लोग थे जो रामलीला में काम करते हैं, वो तैयार हुआ करते थे उस घर में। 2 बजे से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती थी, यानी दोपहर के 2 बजे से जो कलाकार उसमें काम करते थे, मेकअप उनका शुरू होने लगता, उनको सजाना शुरू करते थे। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता और प्रेमचंद क्या करते थे, अपने बगल वाले घर में जाकर बैठ जाते थे 2 बजे ही, दोपहर में ही। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। यहाँ पर प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उस घर में जाकर बैठ जाता था दोपहर में ही। अब मेकअप करना शुरू किया तो बच्चे हैं, बच्चों को तो दौड़ा दौड़ा के कहेंगे चल ये ले आ, ये ले आ, ये लिया। तो वो बड़े उत्साह से उस काम को, छोटे मोटे काम को किया करते थे। और वो कहते हैं इतना उत्साह यानी जोश, इतना खुश होकर उस काम को वो करते थे। तो वो लिखते हैं कि उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता, यानी कि जितने जोश से उस समय वो काम किया करते थे, उतने जोश से तो वो अपनी पेंशन लेने के लिए भी नहीं जाते। पेंशन क्या होती है? जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को 60 साल के बाद नौकरी ख़त्म करनी पड़ती है। 60 साल से ऊपर नौकरी पर कोई भी नहीं रखता है। 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट होता है, यानी नौकरी जब छोड़ दी जाती है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा मिलता है गुजारे के लिए, तो उस पैसे को पेंशन कहते हैं। तो प्रेमचंद यहाँ पर लिखते हैं कि जितने जोश से उस समय मैं उन लोगों का काम भाग भाग के करता था ना, उतने जोश से मैं अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता हूँ। खैर बहुत पहले की बात है ये, अब तो प्रेमचंद की मृत्यु हुए काफ़ी साल हो गए और 1936 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लगा सकते हैं कितना पुराना लिखा हुआ है ये।
आगे प्रेमचंद लिखते हैं कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। फिर उन्होंने टॉपिक बदला, अब दूसरे टॉपिक पर आ गए, वो दूसरी बात करने लगे। वो कहते हैं कि गुल्ली डंडा, आप लोगों को पता होगा गुल्ली डंडा क्या होगा, क्या होता है। एक खेल होता है जिसमें एक इतना बड़ा डंडा होता है और एक इतनी छोटी सी गुल्ली होती है। तो उस डंडे से गुल्ली पे मार करके उसको हिट करना होता है, कितनी दूर पहुंचती है वो, ये खेल होता है। आप लोगों ने अभी खेलते हैं वैसे बच्चे। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। तो आज से तकरीबन 100 साल पहले इन्होंने ये लिखा है चैप्टर। तो उस समय तो गुल्ली डंडा चलता ही था। तो उन्होंने लिखा है कि आज भी जब मैं देखता हूँ लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए तो मेरा जी लोटपोट हो जाता है। लोटपोट हो जाता है मतलब खुश हो जाता है। मेरा भी मन करता है कि जाकर मैं भी खेलूँ उनके साथ और इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। वही जो मैंने कहा कि मैं भी जाकर उनके साथ खेलूँ। ना लॉन की ज़रूरत, वहाँ पर गिल्ली डंडा खेलने के लिए किसी लॉन की ज़रूरत नहीं होती। लॉन यानी मैदान, जो खेल का एक मैदान होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ना कोर्ट की यानी कि वो मैदान में जो लाइन खींचते हैं कि इतने फीट का ये होना चाहिए, इतने फीट का होना चाहिए। हर गेम के लिए एक कोर्ट बनाया जाता है ना, लेकिन गिल्ली डंडा के लिए कोई कोर्ट नहीं होता। ना थापी यानी बैट की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना पड़ता है, मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट लो, आराम से जाओ पेड़ से एक टहनी कड़क के तोड़ी, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेलना शुरू। बस एक डंडा तोड़ा, उससे वो गुल्ली बन जाती है और सिर्फ 2 ही प्लेयर्स चाहिए उसमें, 2 लोग मिल जाए अगर तो गेम आराम से शुरू हो जाता है। आगे वो कह रहे हैं, प्रेमचंद जी बता रहे हैं अपने बचपन के बारे में कि विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। पक्का, विलायती मतलब जो विदेशी खेल हैं, दूसरे देशों के जो खेल हैं, उनमें एक सबसे बड़ा ऐब मतलब कमी ये है कि उनके जो सामान है, खेलने की जो सामग्री है, जो इक्विपमेंट्स हैं जिनसे खेला जाएगा, वो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। ये तो बिल्कुल सच है। आप लोग बहुत बेहतर समझते होंगे कि हम लोग अंग्रेजी चीज़ों के इतने दीवाने हैं ना, हमने वही खरीदना है, चाहे फिट हो या ना हो, कि सभी चीज़ों में हमें अरुचि हो गई है। हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसमें, हमें किसी भी चीज़ में कोई हमारे पसंद नहीं रही उन चीज़ों की। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। तो उस ज़माने की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या सरकारी स्कूलों की, कि जो भी लड़के उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनसे 3 या फिर 4 रुपए साल के, सालाना का मतलब है 1 साल के, पूरा एनुअल खेलने की फ़ीस लेते थे। किसी को ये नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जाएं। फ़ीस लेने की क्या ज़रूरत है, किसी को भी ये नहीं सूझता था कि भारतीय खेल खिलाए जाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं, जिनमें ना तो कोई पैसा लगता है, दाम उनकी कोई कीमत नहीं है, बिना दाम बिना कौड़ी, यानी कि उनमें 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, हाँ होता ही है। अगर आप खेलोगे, ध्यान नहीं रखोगे तो गुल्ली ऐसे करके फेंकी तो वो आँख में भी लग सकती है। लेकिन जो अब हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट की बॉल भी तो सिर में लगने का डर होता ही है। ये देखिए, ये गिल्ली डंडा दे रखा है, ये देखिए पेड़ की लकड़ी है और ये भी पेड़ की ही लकड़ी है। इसे छील के उन्होंने गिल्ली की शेप की बना ली और वह डंडा तो वैसा का वैसा ही है, बस उसको मार के हिट करना है और इस तरह से गिल्ली डंडा खेला जाता है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, कहते हैं खेलते हुए कभी लग गई होगी, तो माथे पे यहाँ पर गुल्ली का निशान अभी भी है। तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। बहुत सही उन्होंने कहा कि देखो, अगर ये कई लोग कहते हैं कि देखो गिल्ली डंडा नहीं खेलना चाहिए, उसे खेलने से माथे पे या आँखों पे लग सकती है, तो कहते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में कम हैं जिन्होंने क्रिकेट खेला और उनको थापी को बैसाखी में बदल बैठे, यानी कि क्रिकेट का जो बैट था उसके बदले उन्हें बैसाखी, यानी उनके पैर खराब हो गए और उन्हें बैसाखी के सहारे चलना पड़ रहा है। ऐसे लोग भी तो हैं। प्रेमचंद जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी गेम हो, एक्सीडेंट हो सकता है। एक तो अगर हम ध्यान से नहीं खेलेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, असावधानी बरतेंगे, तो किसी भी खेल में एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है,
ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है कि हमारा मन किस चीज़ में लगता है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है, वो अपने मन की बात कह रहे हैं कि मुझे गुल्ली डंडा ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता सब खेलों में। और उस ज़माने में खेलते भी सभी थे, मैदान में खुले में खेलते थे, तो गुल्ली डंडा ही अच्छा लगता था। प्रातः काल घर से निकल जाना, प्रातः काल का मतलब है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह घर से निकल जाना। पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना, और वो क्या करते थे, पेड़ पर चढ़ करके पेड़ की एक टहनी काट लेते थे और उसी से गुल्ली डंडा बन जाया करता था। तो इतना आसान खेल था कि कोई पैसे नहीं लगते थे उसमें, कुछ नहीं। पेड़ पे चढ़ना वो भी बच्चों के लिए मज़े का काम, एक पेड़ पे चढ़ो, उसकी एक टहनी तोड़ो, उससे डंडा बना लो और उस छोटी सी टहनी को काट छील के गुल्ली का शेप बना लो। वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, कहते आगे कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि वह उत्साह, वो जोश जो उस समय खेलने का जोश होता था, वो लगन, जितने ध्यान से हम खेलते थे, मन लगा कर खेलते थे, वो खिलाड़ियों का जमघट, जमघट यानी कि जमावड़ा, यानी कि इकट्ठे होना, सबका मिलना, सब लोगों का इकट्ठे संग में खेलना, वो लड़ाई झगड़े, वो सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था। उस समय लड़ाई झगड़े भी होते थे लेकिन फिर भी सब स्वभाव में एकदम सरल थे, कोई किसी के अंदर भी दिखावा नहीं था, सरल स्वभाव के लोग थे। अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं था। गांव में सब बच्चे खेल रहे हैं, कोई जमींदार का बेटा है या किसान का बेटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर गरीब का बिल्कुल भी कोई भी भेद नहीं था, यानी अमीर और गरीब में कोई भी अंतर नहीं किया जाता था। और अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी। कोई कितने ही बड़े बाप का बेटा, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन जब वो खेल रहे हैं तो कोई घमंड का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। घमंड की कोई जगह नहीं थी वहाँ खेलने में। सब लोग साधारण भाव से, सरल स्वभाव के साथ आराम से मिलकर खेलते थे। लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन फिर भी सब आराम से खेलते थे, कोई घमंड नहीं, कोई पैसों की बात नहीं। अब प्रेमचंद बताते हैं कि घर वाले बिगड़ रहे हैं, सबके घर वाले बिगड़ते हैं ना। आप भी रात को 8 बजे तक अगर गली में खेलते रहो, घर नहीं आओ, तो मम्मी चिल्लाएंगी खूब ज़ोर से और पापा भी खूब डांट लगाएंगे। तो उनके घर वाले भी बिगड़ रहे हैं, उनके घर वाले भी उन पर बिगड़ रहे हैं, यानी गुस्सा कर रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे, चौके पर बैठे यानी कि खाना खाने के लिए लोग पहले चौके पे, लकड़ी की पटरी होती है ना जो बाथरूम में रखते हैं, जिसके ऊपर बैठ के नहाते हैं, उस लकड़ी की पटरी पर बैठकर लोग खाना खाया करते थे, तो उसे चौका कहते हैं। पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अब उनके सामने खाना पड़ा तो रोटियों पे ही अपना क्रोध यानी गुस्सा उतार रहे हैं कि लड़का अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। ना नहाने की सुध ना खाने की, तो वो गुस्सा क्या उतार रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं उनके पिताजी कि ना तो इस लड़के को नहाने का कोई परवाह है, सुध है, होश है, ना खाने की होश है। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि देखो गुल्ली तो इतनी सी होती है, इतनी छोटी सी होती है, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयाँ, कितनी सारी मिठाइयाँ हमारे सामने रखते हैं। बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुल्ली का जो मिठास है, गुल्ली खेलने का जो आनंद है, वो दुनिया भर की मिठाइयों से भी बहुत ज़्यादा है। और तमाशों का आनंद भरा है इस गुल्ली के अंदर। पहले ज़माने में तमाशे दिखाने वाले आते थे ना, बंदर का खेल दिखा दिया, या वो इतना सा एक डब्बा सा लेके आते थे, उसमें आंख लगा के देखते थे अंदर सिनेमा चल रहा है। उस ज़माने में इतना एंटरटेनमेंट नहीं था, टेलीविज़न्स नहीं थे, केबल्स नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये वर्णन किया है कि तमाशों का आनंद भरा है। यानी कि उस समय तमाशा दिखाने वाले आते थे लोग, गाँवों से बंदर ले आए, तोता ले आए, उनकी स्टोरी बनाएंगे, कठपुतलियाँ ले आए, उनकी स्टोरी बनाएंगे, वो गली गली में दिखाते थे। तो उनको कहा है प्रेमचंद ने कि तमाशों का आनंद भरा है। कितने तरह तरह के तमाशे हों, उनसे ज़्यादा आनंद यानी खुशी यानी मज़ा गिल्ली में भरा हुआ है, गुल्ली डंडा में उससे भी ज़्यादा मज़ा भरा है इन तमाशों के बजाय। तो ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा ये पाठ मेरा बचपन, जिस पाठ में उन्होंने अपने बचपन का वर्णन किया है, वो क्या खेलते थे, कैसे खेलते थे, इस चीज़ का वर्णन किया है।
उन्होंने गिल्ली और डंडा एक लुप्त होते हुए खेल के बारे में बताया है। लुप्त होते हुए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब इसको खेलना कोई भी बच्चे पसंद नहीं करते। आप ही जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा किसी ने अगर गिल्ली डंडा खेला हो तो। मेरे हिसाब से तो अब बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, यही उनका फेवरेट हो गया है, बाहर निकलना बंद हो गया है। और उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि हम किस तरह से खेल खेला करते थे, कैसे नंगे बदन बिना चप्पल के पाँव में खेतों में घूमते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे। वो खेल अब बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कुछ 1-2% बच्चे जो गाँवों में रह रहे हैं अभी भी उन लोगों को ऐसा मिलता होगा, लेकिन आप और हम जो शहरों में रह रहे हैं हमारे बच्चों को ऐसा नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही रोचक पाठ ये रहा मेरा बचपन, जिसमें हमने प्रेमचंद के बचपन के बारे में पढ़ा। लेकिन प्रेमचंद जी अब जीवित नहीं हैं, 1936 में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये बहुत पुराना लिखा हुआ पाठ है, इसलिए आप पुराने भारत के विषय में जान सकें ये सब वर्णन इस पाठ के अंदर है। तो कैसी लगी आपको व्याख्या? पाठ समझ में आ गया होगा। आप कर दीजिए 4 काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप भी कीजिए, अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से, अपने स्कूलमेट से सबसे सब्सक्राइब करवाइए। और इसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं इसकी क्वेश्चन आंसर डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्रश्न उत्तर की वीडियो आ चुकी है। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.